वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 11th का आपका जो एक हमने पॉलिटिकल साइंस का पेपर करवा दिया था। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का पेपर देखेंगे और ये आपका होने वाला है 2022 और 23 का जो आपका पेपर होने वाला है मिड टर्म का, उसके अकॉर्डिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। किसी भी चैनल्स पे आपको ऐसा नहीं दिखेगा, हम ही ने स्टार्ट किया है और पहले भी हम ही देते आए हैं। तो यहाँ पे सैंपल पेपर डिस्कस करने वाले आज की इस वीडियो में सब्जेक्ट होने वाला हिस्ट्री का जो भी सिलेबस होने वाला है, किस सिलेबस पे आपका मिड टर्म का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही पेपर डिजाइन किया गया है। तो ये आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का इतिहास का पेपर देखेंगे, कैसा आपका पेपर आने वाला है वो देखेंगे मिड टर्म का। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। एक और चीज, अगर आपने क्लास 11th का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ये ज्वाइन कर सकती है आप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं और आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं। क्लास 11th 1 2 3 4 करके सर्च जो है आप करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा और आप इजिली वहां ज्वाइन हो पाओगे। वहां पे 1000 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन है, आप भी ज्वाइन हो सकते हो। साथ ही कोई डाउट रह जाता है आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक है, अब आते हैं पेपर की तरफ। पेपर जो है आपका किस तरह से आने, यहाँ पे आएंगे तो ये आपका पेपर है और यहाँ कुछ ऐसा आपको जो है मिड टर्म का पेपर देखने को मिलेगा क्लास 11th का हिस्ट्री का। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया गया है सब्जेक्ट। पेपर जो होगा 3 घंटे का होगा, जैसा कि आपको पता है। अब आपका जो पैटर्न है वो लगभग पुराने जैसा हो गया है, जिसके अंदर 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। ठीक है, इसके सामान्य निर्देश की बात करें तो ये जो सामान्य निर्देश लिए गए हैं ये आपका जो पैटर्न था पुराना उसके अकॉर्डिंग ही लिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो है आप इसे जरूर देख ले, आपका पैटर्न जो है किस तरह से दिया गया है। कुछ बदलाव भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, ये नहीं कि कंफर्म ही जो है यही आएगा, मतलब कुछ कुछ चेंजेस हो सकता है, ज्यादा नहीं। जैसे 3 नंबर के क्वेश्चन दिए गए, 1 नंबर के, 3 नंबर के। ठीक है, और फिर 3 नंबर के क्वेश्चन है, ये वाला जो आपका है, ये वाला स्रोत वाला क्वेश्चन है, ये वाला आपका क्वेश्चन आंसर वाला है। साथ ही ये 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके स्रोत आधारित, और भी क्वेश्चन आएंगे, मैप आएगा इसमें। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे बता रखी है, आप इसे देख सकते हो। ठीक है, और जो पैटर्न था चेंज हो गया, जैसा कि पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग हो गया, तो उसी को हमने यहाँ पे रखा है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। काफी बच्चे पूछेंगे क्या पुराने पैटर्न में एमसीक्यू ऐसे क्वेश्चन भी थे? तो हाँ, पहले भी ऐसे क्वेश्चन आते थे, इसीलिए लिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे जो है विकसित हुई थी? ये आपका जो है चैप्टर नंबर 2 आप देखेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा कि मेसोपोटामिया एक सभ्यता थी और ये ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे एक शहरी सभ्यता होती है, एक वैसी ग्रामीण सभ्यता होती है। तो ये सबसे पहली सभ्यता थी। ठीक है, एक तो ये बात रखी, सबसे पहली सभ्यता कौन थी? मेसोपोटामिया। और ये स्थित थी दजला और फ्रात नदी के किनारे पर जो है ये विकसित हुई थी। ये मेसोपोटामिया सबसे पुरानी सभ्यता और एक ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, शहरी सभ्यता नहीं है, हमारी शहरी सभ्यता है वो है हड़प्पा सभ्यता। आगे आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। देखिए, मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन तो कर दे रहा हूँ, इंग्लिश में मैंने लिख दिए हैं। आप इसे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं। इसके आंसर मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। दिनारियस शब्द का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है और इसका मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने और आंसर है चांदी का सिक्का। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोल्ड कर दिए है, यहाँ पे आप इसे देख सकते हो। दिनारियस का अर्थ होता है चांदी का सिक्का। आगे आते हैं, यायावर साम्राज्य वाला आपका चैप्टर है जिससे पूछा गया यायावर का क्या अर्थ होता है? तो यायावर का अर्थ है जो एक जगह नहीं टिकते हैं, वो घूमते रहते हैं। यहाँ रहते एक दिन, दूसरे दिन यहाँ, मतलब अपनी जो जगह है चेंज करते रहते हैं, रहने की स्थिति। तो घुमक्कड़ होते हैं ये यायावर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पे। किस शासक के काल में यूरोप में सामंतवाद की जड़ें मजबूत हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सालेमैन के जो काल काल में जो है, इनके काल में जो है यूरोप में जो सामंतवाद था वो बहुत ज्यादा मजबूत था। आगे आते हैं, इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप इसे इंग्लिश में भी देख ले। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आंसर हाईलाइट ये बोल्ड किया हुआ है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पे। क्वेश्चन नंबर 5वां है, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि थी, कौन सी थी? तो इनकी जो लिपि थी कीलाकार लिपि थी। ठीक है, ये मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि थी।
और ये आपने देख लिया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए जो जो भी क्वेश्चंस है मैंने ऊपर ही आपको वैसे दिखा दिया था इसी के अंदर, कि आपका जो है 1 से लेके 16 तक जो क्वेश्चंस होंगे एक-एक नंबर वाले होंगे। ठीक है? आप इसे आप देखते जाएँ 1 से 16 तक हम पहुँचेंगे, वहाँ सारे एक-एक नंबर वाले होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है। तो मेसोपोटामिया 2 शब्दों से मिला है। एक तो मेसोस जिसका मतलब होता है, ठीक है, मध्य, और एक है पोटेमोस जिसका मतलब होता है नदी, नदी। ठीक है? तो उससे मिलकर बना है। मेसोपोटामिया जिला में प्रांत नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है। दजला और जो फरात नदी है, ठीक है? दजला जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया, दजला और जो फरात नदी है उसके बीच की जो भूमि है, दजला ये नदी है, फरात ये नदी, इसके बीच की जो भूमि, उपजाऊ भूमि, उसको बताता है ये। ठीक है? मेसोपोटामिया। आगे पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पे। आपको 7वां पूछा गया उन 2 भाषाओं के नाम लिखना है जिनका प्रयोग रोम साम्राज्य के प्रशासन के लिए किया जाता था। तो लैटिन और यूनानी ऐसी 2 भाषाएँ हैं जिनका यूज़ जो है रोम साम्राज्य के प्रशासन के लिए किया जाता था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पे। चीनी शासकों ने महान दीवार का निर्माण क्यों करवाया था? तो जो चीन का जो शासक है उसने महान दीवार, आप देखते हो नाम सुने होंगे, ठीक है? तो उसका नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आपने सुना होगा, तो उसका क्यों करवाया है निर्माण? तो देखिए कोई भी अगर करवाता है दीवार का निर्माण कोई बहुत बड़ा, तो सुरक्षा की दृष्टि से करवाता है, यानी आक्रमणों से सुरक्षा के लिए महान दीवार का जो है निर्माण करवाया गया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, फ्रायर किन्हें कहा जाता है? तो फ्रायर कौन होते हैं? भिक्षुओं के उन समूह को कहते हैं जो मठ में नहीं रहते हैं और जो है वह घूम-घूम कर उपदेश दिया करते हैं। अपनी जो भी दान दक्षिणा होती है उसी से अपना जीवन चलाते हैं, इन्हें फ्रायर कहा जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें पे। मेसोपोटामिया में बहुत लोग जो है कम लोग पढ़ लिख पाते थे। तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। तो सही बात है, मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो बहुत कम लिख पढ़ सकते थे। क्यों? क्योंकि उनके जो प्रतीक या चिन्ह होते थे उनकी संख्या सैकड़ों में थी, वो भय और बहुत पेचीदा भी होते थे। यानी कहने का मतलब देखिए हम जैसे क, ख, ग, घ पढ़ते तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जैसे हम क से लेके ज्ञ तक जाते हैं पूरा, तो हमारे भी बहुत है, लेकिन इनमें क्या है, इनके सैकड़ों से ज़्यादा हुआ करते थे, बहुत पेचीदा हुआ करते थे, तो समझने में बहुत इनको दिक्कत आती थी, जिससे काफ़ी लोग छोड़ ही देते थे पढ़ाई-लिखाई। क्वेश्चन नंबर 11वें पे आते हैं। रोम साम्राज्य के संदर्भ में प्रिंसिपेट का क्या तात्पर्य है? तो वह राज्य जो अगस्टस ने 27 ईस्वी पूर्व जो है स्थापित किया था, उसे प्रिंसिपेट कहा जाता है। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है, मेसोपोटामिया सभ्यता में शहरी जीवन की विशेषता थी। तो श्रम जो विभाजन था वो शहरी जीवन की विशेषता थी। ठीक है? आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें पे। क्वेश्चन नंबर 13वां है, तरल पदार्थों की ढुलाई जिन कंटेनरों में की जाती थी उन्हें क्या कहा जाता था? तो ये है राइट आंसर एम्फोरा। ठीक है? इंग्लिश में भी देखते जाएँ, अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो उसका भी आंसर नीचे ही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14वें पे आते हैं। चंगेज खान का जो है प्रारंभिक नाम क्या था आपको बताना है, तो तैमुजीन इसका प्रारंभिक नाम था। ठीक है? आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15वां, लॉर्ड द्वारा नाइट को दिया जाने वाला भूमि का टुकड़ा क्या कहलाया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फीफ। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 16वें पे आते हैं। मारी नगर का विशाल राजमहल वहां के का निवास स्थान था, तो वहां के शाही परिवार का जो है निवास स्थान था। ये हो गया पूरा आपका 1 से लेके 16 तक क्वेश्चन जो एक-एक नंबर के थे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। देखिए जो भी क्वेश्चंस बताए गए मैं कोई डीप एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं। जब चैप्टर्स आपको पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ बताई जाएगी। बाकी अभी आप पेपर देखिए और क्वेश्चंस देखिए कि कैसे पूछे गए, किस चैप्टर से पूछे गए। ठीक है? ये चीज़ें आपको देखनी है। तो 1 से 16 तक जो भी क्वेश्चन थे एक-एक नंबर के थे, हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसमें भी एक-एक नंबर के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है? यहाँ पे जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17वां, ये आपको जो है पढ़ना है। स्रोत मान ले आप इसे, ठीक है? तो इन स्रोतों को आपको पहले पढ़ना है, फिर इससे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए, इसमें से किसी 3 का आंसर देना है। इसमें से किसी 3 का आंसर देना है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे हम स्त्री का यह सिर कितने वर्ष पुराना है? देखिए यहीं पे मैं आपको सारे आंसर्स बताने वाला हूँ
और वैसे तो आप इसे खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक दो बता देता हूँ, जैसे लिखा हुआ 3000 ईस्वी पूर्व उरुक नगर में स्त्री का यह सिर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया राइट आंसर पहले का 3000। आँखों में भौहों पर कौन-कौन सा सजावट का सामान जो है लगाया गया है, तो आप इसमें जो है यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए भौहों में क्रमशः नीले, लाजवर्द तथा सफेदी सीपी और काले डामर की जड़ाई की गई है होगी। तो यहाँ पे आप इसे आंसर में लिख सकते हो, ठीक है। ये मूर्ति कैसा मूर्तिकाल का कैसा नमूना है, इसे आप ये इसका आंसर भी आपको जो है यहीं पे मिल जाएगा, विश्व प्रसिद्ध नमूना है। ठीक है? तो इसके आपको किसी 3 के आंसर देने हैं। वहीं आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 18वां इंग्लिश में भी मैंने यहाँ लिख दिया है, आप देख सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें पे। 18वां भी कुछ इसी तरह से है। 18वें में दिया गया है ये पैसेज और आपको इसी से पढ़ के जो आंसर देना है। रोम के ऊँचे घरानों के पास क्या संसाधन थे? आपको इसका आंसर देना है। ठीक है? तीनों का ही देना है आपको आंसर। तो इसमें आपको जो है लिखना है रोम के ऊँचे घरानों के पास क्या संसाधन थे? यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं। इसी के अंदर ही आपको जो है सारे आंसर मिल जाएँगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे रोक के पढ़ लीजिए, पूरा आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है? ज़्यादा लंबी वीडियोज़ ना बने, इसीलिए मैं आपको पैसेज जो है, मैं खुद करके नहीं दिखा रहा या आंसर मैंने खुद नहीं लिखा है इसलिए ताकि आप इसे एक बार पढ़ लें। ठीक है? बिना पढ़े ही बच्चे आगे भाग जाते हैं। इसे आप पढ़ लें फिर इसके आंसर देखें। 1200 ये आपको ये भी एक पैसेज ही है और इस पैसेज में भी आपको जो है इसके पूछे हुए क्वेश्चन्स के आंसर देने हैं। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो है टोटल 4 है, किसी 3 का आप आंसर दीजिए। ठीक है? तो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं जैसे चंगेज़ खान ने कब तथा किन मुसलमानों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर उनकी जो है भर्त्सना की। तो यहीं पे आपको जो है मिला होगा जैसे उत्सव मैदान में एकत्रित कर उनकी भर्त्सना की। तो किन मुसलमानों को और कब की बात हो रही है? तो 1221 की बात हो रही है। ठीक है? और अमीर मुसलमानों की बात हो रही है। यहीं पे आगे और भी क्वेश्चन्स है, इसके आंसर भी आपको इसी में मिल जाएँगे। आप इसे जो है थोड़ा देख लीजिए यहीं पे और इस क्वेश्चन्स के आंसर्स आप दीजिए खुद। आगे पहुँचते हैं अगले क्वेश्चन्स पे, क्वेश्चन नंबर 20वां है आपका। अब देखिए यहाँ से जो है एक चीज़ और कि मैंने यहाँ सेक्शन वाइज़ नहीं डिवाइड किया है। इसमें मान लीजिए मैंने गलती से जो है सेक्शंस नहीं लिखे। तो जो आपका ऊपर गया है पूरा 1 से 16 तक जो था आपका वो सेक्शन ए था, ठीक है? और यहाँ से जो है आपका सेक्शन जो है ये बी है, ठीक है? और मैं आपको बताते चलूँ सेक्शन बी के बाद जो है आपका ये वाला जो सेक्शन आता है, ये वाला सेक्शन आपका जो है ये सी है, ठीक है? और इसके अंदर जो क्वेश्चन्स होंगे ये 3 नंबर वाले होंगे। इसमें जैसे पूछा गया है मेसोपोटामिया में परिवार में शादी के लिए कौन से नियम थे आपको बताने हैं। तो यहीं पे मेसोपोटामिया के बारे में बताया गया कि एकल परिवार की आदर्श माना जाता था। जो पिता होता था वो परिवार का मुखिया होता था। शादी की शुरुआत में वधू के माता-पिता अपनी सहमति देते थे। विवाह की जो है रस्म जब पूरी हो जाती थी तो दोनों पक्ष जो है एक-दूसरे को क्या करते थे उपहार दिया करते थे। और एक साथ बैठकर भोजन करते थे, मंदिर में पूजा करते थे, साथ ही सास नववधू को लेने आती थी। शादी के बाद पुत्र माता-पिता के पास ही रहता था और पिता का घर पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को ही मिलता था। तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं कुछ परिवार के नियम हैं, साथ ही शादी के नियम भी बता रखे हैं। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21वें पे। 21वां है तीसरी शताब्दी में रोम साम्राज्य को बहुत अधिक तनाव का संघर्ष करना पड़ा, उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। तो तीसरी जो शताब्दी थी उसमें रोमन साम्राज्य को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। आपको बताना है क्या है वो। तो देखिए यहाँ पे तो पहली बात पहले के समय में ज़्यादा युद्ध ही हुआ करते थे जिस समय राजा होते थे। तो 225 ईस्वी में ससानी वंश के शापुर प्रथम में 60,000 रोमन जो सैनिक थे उनको सफाया कर दिया गया। रोम की पूर्वी राजधानी एंटीओक पर अधिकारी जर्मन मूल की कई जनजातियों ने डैन्यूब नदी की सीमाओं पर आक्रमण कर दिया। विदेशी जो लोग थे, जो बर्बर थे, ठीक है? जो एक तरह से आप कह सकते हैं विदेशी राजाएँ थे, ठीक है? ऐसे जो बहुत क्रूर हुआ करते थे, एक तरह से आप ये समझ लीजिए। तो वो जो थे आक्रमण कर देते थे। 47 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो कम से कम 25 बार जो है सम्राट चेंज हुए, यानी 25 बार राजा बदले हैं 47 ही वर्षों में। देखिए कोई 2 साल भी नहीं रह पाया पूरी तरीके से। मतलब अगर हम ऐसे देख ले हिसाब से 25 दूनी 50 तो ऐसा लगता है डिवाइड करें तो 2 साल भी नहीं होता है। तो ये हम देख सकते हैं
इसी वजह से जो है तीसरी शताब्दी में रोम में बहुत अधिक तनाव का सामना करना पड़ा था। ये वो कारण थे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22वें पे। मंगोलों के सैनिक प्रबंधन का वर्णन करना है। तो मंगोल की सैनिक जो व्यवस्था थी आपकी उसके बारे में बताना है। देखिए मंगोल प्रत्येक इसमें जो व्यक्ति हुआ करते थे वो स्वस्थ वयस्क और सदस्यों के पास क्या होते थे, हथियार होते थे। सेना में भिन्न-भिन्न जातियों के सदस्य संगठित थे। सेना में तुर्की मूल और केराइट भी शामिल थे। सेना स्टेपी क्षेत्र की पुरानी दशमलव प्रणाली के अनुसार गठित की गई। जनजातीय समूहों को विभाजित करके नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त किया गया। सबसे बड़ी इकाई लगभग 10,000 सैनिकों की थी। तो यहाँ से आप इसे मोटा-मोटा जान लीजिए। जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा कि उनकी सेना कैसी थी। ठीक है। मंगोल जो थे एक तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो शामिल किए जाते थे बहुत स्वस्थ वयस्क और ये होते थे हथियारबंद। इनके पास हथियार होते थे। इनकी जो आप इसे कह सकते हैं यहाँ पे जो 10,000 सैनिक है कुछ आंकड़े इसमें बता सकते हैं आप और कुछ अपने हिसाब से आप पॉइंट लिख सकते हैं। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो अच्छी तरीके से समझा दूंगा। अभी काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि अभी-अभी आप तो 11th में आए हो। तो मैं पेपर दिखा रहा हूँ आपको एक तरह से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23वें पे आते हैं। सामंतवाद के अंतर्गत यूरोप में किसानों की क्या स्थिति थी? तो पहले के समय देखते तो 2 प्रकार के किसान थे, एक स्वतंत्र किसान और एक कृषिदार। स्वतंत्र किसान कौन थे? तो भूमि को लौट के काश्तकार के रूप में देखना, श्रम अधिशेष, टेलिक नामक कर, ठीक है? इनसे लिया जाता था। और कृषि दास की बात करें, लॉर्ड जो भूमि होती थी, वो होती थी लॉर्ड की, यानी राजा की भूमि पर काम करते थे। कोई आपको पैसा भी नहीं मिलेगा, लॉर्ड की आज्ञा के बिना आप जो है यानी राजा की आज्ञा के बिना आप जागीर जो है छोड़ नहीं सकते। विवाह संबंध पर भी लॉर्ड का नियंत्रण था। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं स्वतंत्र किसान और जो है कृषि दास, ठीक है? एक तरह से आप समझ लीजिए, ये तो इसके पास अपनी भूमि है, लेकिन इसके पास अपनी भूमि नहीं है, दूसरे की भूमि पे काम करता है, जो खेती करता है, लेकिन उसको उसके पैसे भी नहीं मिलते हैं, ये समझ लीजिए। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24वें पे। क्वेश्चन नंबर 24वां है, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियां क्या-क्या है उसका वर्णन करो। देखिए मेसोपोटामिया ने विश्व को बहुत कुछ दिया, यानी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है मेसोपोटामिया को जो है की जो है विश्व में क्या देन है? मेसोपोटामिया ने विश्व में क्या दिया है? तो देखिए लेखन कला का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है, एक ये कह लीजिए। लेखन कला की जो शुरुआत यहीं से मानी जाती है, हम सबूत के हिसाब से कह रहे हैं जहाँ तक हमें पाया गया है। गणित की गणनाओं का विकास जो है यहीं से हुआ है, आज हम गुणा भाग जो करते हैं, ये यहीं से मिला है हमें। विद्यालय जैसी जो संस्थाएँ आप देखते हो, स्कूल्स वो यहीं पे थी पहले। मेसोपोटामिया के शहरी लोगों का आधुनिक तौर तरीकों से जो है परिचित होना, शहरी जीवन तथा सामाजिक व्यवस्था जो आज हम अपनाते हैं, वो यहीं से स्टार्ट यहीं से हुआ है। विवाह आप देखते होंगे, उत्तराधिकार के मामलों में कानूनी दस्तावेज का होना, मोहर एक शहरी शिल्पकृति, ये चीज़ें हमें दिखा रही है कि ये पहले थी और आज जो हम यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा आगे ज़रूर बढ़ गए, लेकिन जो मेसोपोटामिया है, वो भी कम नहीं थी। ठीक है? 5000 ईस्वी पूर्व बस्तियों का विकास हो गया था। लेखन प्रणाली थी, शहरीकरण का अपना महत्व था। तो ये चीज़ें जो है मेसोपोटामिया ने विश्व को दिया है और साथ ही इनकी ये उपलब्धियाँ है जो बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली होती है कि उस समय आज से हम देखें तो उस समय जो है कैसे ये सारी चीज़ें हो सकता है, 5000 पहले की बात हो रही है। आगे आते हैं, इसी में आपको अथवा दिया गया है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना क्या भूल गया, ये आपका जो है 24वां क्वेश्चन, यहाँ से आपका जो है सेक्शन, ठीक है? यहाँ से सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है और इसके अंदर जो क्वेश्चन्स आएँगे 8-8 नंबर वाले, 8-8 नंबर वाले होंगे, ठीक है? और ये आपका सेक्शन सी था पूरा जो कि 3-3 नंबर वाला था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब इसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन नंबर 24वां, इसी के अंदर अथवा दिया हुआ है और नगर योजना का विस्तार समझाना है। तो मेसोपोटामिया का ही एक जगह है और, ठीक है? अब इसमें आपको और नगर के बारे में बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो खुदाई की गई थी और नगर की गई थी, यहाँ पे जो गलियाँ थी, गलियाँ हुआ करती थी, वो कौन-सी पतली और घुमावदार गलियाँ होती थी। नगर नियोजन पद्धति जो थी, एक नगर को कैसे बसाया जाए कि सही से सब कुछ हो सके, जैसे सड़कें, गलियाँ सीधी हो, ठीक है? नालियाँ निकली हो, तो इनके पास ये अभाव था। ठीक है? इस चीज़ का अभाव था। जल निकासी व्यवस्था ना होना, पानी को कैसे घर से निकाला जाता है, इनके पास ये व्यवस्था नहीं पता थी इन्हें। घरों के बारे में अंधविश्वास बहुत सारे इनके
प्रचलित थे। कमरों में जो है खिड़कियाँ नहीं थी, उसका अभाव था। शगुन अपशगुन जैसी संबंधी बातें ये सब किया करते थे। नगरवासियों के लिए कब्रिस्तान था। आंगन में हौज का होना, सामान का लाना ले जाना। तो ये जो है और नगर के बारे में था कुछ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25वें पे। क्वेश्चन नंबर 25वां है, रोमन समाज और रोम की अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले अभिलक्षण कौन से थे? व्याख्या करिए। तो रोमन साम्राज्य और जो रोम की अर्थव्यवस्था है, उसको आज के समय अगर हम देखें तो मतलब आधुनिक दर्शाने वाले कि वो बहुत अच्छे थे टेक्नोलॉजी में या अपनी शहरीकरण में। वो कौन-कौन से आपको लगते हैं? तो यहाँ पे आंसर देखिए हम भूमध्य सागर के नज़दीक पानी की शक्ति का ये प्रयोग करते थे, जो कि हाँ, जल शक्ति के कारण जो है प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते थे। तो जल शक्ति का यूज़ करना एक पॉइंट आप इसे लिख सकते हैं। स्पेन की सोने और चांदी की खानों में जल शक्ति से खुदाई, ठीक है? तो जल शक्ति के कारण जो है खुदाई करना, ये भी बड़ी बात है, ठीक है? आधुनिक दर्शा रही है ये चीज़ें। उत्पादकता का स्तर जो है ऊँचा, उत्पादकता का क्या स्तर? ऊँचा। बैंकिंग व्यवस्था, धन को बड़े स्तर पर प्रयोग में लाना, नगर औद्योगिक तथा व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र होना, सुगठित वाणिज्य व्यवस्था और बेहतर परिवहन क्षमता। ये सारी चीजें हैं जो रोमन साम्राज्य को एक आधुनिक दर्शाने के लक्षण थे। ठीक है? रोम की अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 25वां था। आगे चलते हैं, इसी में अथवा दे रखा है चंगेज खान के बारे में कि चंगेज खान के जो सैनिक थे, उसकी उपलब्धियों का आपको वर्णन करना है, उनकी सफलता के क्या रीज़न थे, क्या कारण थे। तो देखिए, जो चंगेज खान थे, चंगेज खान के आंसर यहाँ पे देख लिया। आंसर मैंने लिखा नहीं है किसी भी क्वेश्चंस का, मतलब ऐसे में आंसर उत्तर नहीं लिखा है, बाकी आंसर्स लिखा हुआ है, ठीक है। सैनिक उपलब्धियां विस्मित यानी हैरान कर देने वाली थी। स्टेपी क्षेत्र की युद्ध शैली का सुधार व आवश्यकता अनुसार जो है ये परिवर्तित किया करते थे। उसमें प्रभावशाली रणनीति में बदला, कशल घुड़सवारी से उनकी सेना को गति मिली। कुशल आएगा यहाँ और यहाँ घुड़सवारी आएगा, ठीक है। सैनिकों का घोड़ों पर सवार होकर जो है तीरंदाजी का कौशल जो है वो चंगेज खान ने ही जो है सिखाया अपने सैनिकों को। घुड़सवारी तीरंदाजी के अनुभव ने सैनिक गति को बहुत तेज कर दिया। स्टेपी व आसपास के जो भूभाग थे उनकी मौसम की जानकारी मिल जाती थी। घोर शीत ऋतु में आक्रमण के लिए बर्फ से जमी नदियों का राजमार्गों की तरह जो है प्रयोग, घेराबंदी यंत्र व नेप्था बमबारी का प्रयोग, अभियानों के दौरान जो है हल्के हल्के जल उपस्करों का प्रयोग, सफलता के कारण सशक्त अनुशासित सैन्य शक्ति थी। चंगेज खान का जो है नेतृत्व तो बहुत अच्छा माना जाता है और द्रुत गति की हरकारा पद्धति। तो ये चीजें हैं जिससे जो है इसकी उपलब्धियां थी चंगेज खान की। ये अपने जो सैनिक हुआ करते थे उनको बहुत ही सशक्त रखता था, ठीक है। तो ये चीजें थी जिससे जो है इसकी जो सैनिक व्यवस्था थी बहुत ज्यादा अच्छी और तगड़ी मानी जाती थी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26वें पे। क्वेश्चन नंबर 26वां है, 11वीं शताब्दी में यूरोप में होने वाले विभिन्न प्रौद्योगिकी बदलावों की विवेचना करते हुए चौथे वर्ग के उद्दे पर प्रकाश डालना है। तो चौथे वर्ग के बारे में आपको डालना है प्रकाश यानी लिखना है। तो लकड़ी के हल के स्थान पर लोहे के भारी नोक वाले हल, सांचेदार पटरी का प्रयोग होने लगा। पशुओं के गले के स्थान पर जुआ कंधे पर, ठीक है। घोड़ों के खुरों पर अब लोहे की नाल का प्रयोग। कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का प्रयोग करने लगे। संपीड़कों व चक्कियों में भी वायु तथा जल शक्ति का प्रयोग। 2 खेतों की व्यवस्था के स्थान पर 3 खेतों वाली व्यवस्था। कृषि उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी। भोजन की उपलब्धता दोगुनी हो गई, ठीक है। कृषि द्वारा जो है खेती योग्य भूमि का विस्तार। चौथे वर्ग का उदय। कृषि के विस्तार के साथ जनसंख्या, व्यापार और नगरों का भी विस्तार बढ़ गया। कृषि दास नगरों में छिपकर स्वतंत्र, ठीक है, रहा करते थे और नए नए व्यवसायों से एक चौथे वर्ग का उदय, जिनमें व्यापारी, दुकानदार, विशिष्ट कौशल वाले साहूकार, वकील, चिकित्सक, अध्यापक आदि थे। तो ये वो इनका उदय हुआ था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये है, बाकी अभी आपके सर के ऊपर से जा रहा हो तो आप कोई दिक्कत नहीं लेनी है, क्योंकि ये अभी अभी आपने पढ़ा नहीं है इन चैप्टर को, आपको अभी समझ में नहीं आएगा। आगे आते हैं, इसी में अथवा दिया गया है 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का आर्थिक विस्तार जो है धीमा पड़ जाता है। ऐसा किन कारणों से होता है आपको बताना है। तो 14वीं सदी आते आते
यूरोप का जो आर्थिक विस्तार होता है वो धीमा पड़ जाता है। क्या कारण थे इसके? तो बहुत सारे रीजंस है। इसमें जो है यूरोप में जो है तेज ग्रीष्म ऋतु का जो स्थान है वो स्थान ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया। पैदावार के जो मौसम हो गए छोटे हो गए। तूफानों व सागरी की बाढ़ों से जो है फार्म प्रतिष्ठान जो थे वो नष्ट हो गए। सरकार को करों से आमदनी, ठीक है, जो कर मिलते थे उससे जो है कम आमदनी होने लग गई। एक कारण ये भी है। पहले की गहन जुताई के 3 क्षेत्रीय फसल चक्र से भूमि कमजोर, ठीक है, चारागाहों की कमी से पशुओं की संख्या में कमी, जनसंख्या वृद्धि के कारण उपलब्ध संसाधन कम हो गए। और जनसंख्या वृद्धि हर जगह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, जहाँ पे कोई भी आप कह सकते हैं आर्थिक चीजों में जो है ये आ ही जाता है। 1315 से 1317 तक जो है यूरोप में भयंकर अकाल, 1320 में अनेक पशुओं की मौत होती है। ऑस्ट्रिया और सर्बिया की चांदी की खानों के उत्पादन में कमी हो गई। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे यूरोप का जो आर्थिक विस्तार है वो धीमा पड़ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन। और भी पॉइंट है इसके। धातु मुद्रा की कमी से व्यापार प्रभावित होता है। दूर देशों से व्यापार करने वाले पोतों से के साथ जो है चूहे आ जाते हैं, जिससे फ्लैग जैसी महामारी हो जाती है। और आप सभी जानते होंगे फ्लैग क्या बीमारी थी, जिसमें चूहे से फैलती है ये। और इसने बहुत करोड़ों लोगों को अपनी जकड़ में ले लिया था। लाखों लोग जो है इससे बहुत ग्रसित हो गए थे। इससे जो है फैल गए थे लाखों लोगों को, और बहुत सारे लोगों की जाने गई थी। अ, विनाश लीला के साथ आर्थिक मंदी मंदी ने सामाजिक विस्थापन और मजदूरों की संख्या में कमी हो गई। तो ये आप पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हैं। अभी हो गया 26वें का, अथवा अब आते हैं 27वें पे। 27वें, 28वां और 29वां ऐसा क्वेश्चन है जो पैसेज टाइप की है। मतलब आपका स्रोत वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके जो है 5-5 नंबर वाले हैं। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया टेटिस्टस कौन था 1 नंबर का। नीरो ने इन लोगों के प्रति क्यों अपना रवैया 2 नंबर का और 2 नंबर का, ठीक है। टोटल जो है ये 5 नंबर का है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 नंबर का। और इसका आंसर आपको इन्हीं में मिल जाएगा, आप इसे देखना, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको शो करके दिखा दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको ही ढूंढना है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28वें पे। क्वेश्चन नंबर जो 28वां है कुछ इस तरह से दे रखा है आपको पैसेज, और यहाँ पे आप इसका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको आंसर देना है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, 3 दे रखे, तो आपको इनको बताना है। ये भी 5 नंबर का ही है आपका। इसका आंसर भी आपको इसी में मिल जाएगा, आप इसे देख लेना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29वां। जैसे 29वां है, यहाँ पे भी आपको कुछ इस तरह से स्रोत दिया गया है, और इसका ही आपको आंसर जो है 5 नंबर का है, ठीक है। और इसमें आपको जो है क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे विनम्रता का क्या अर्थ है और ये मनुष्य के लिए क्यों जरूरी है। तो यहीं भी आपको इजीली पता चल जाएगा। विनम्रता का अर्थ आज्ञा पालन है, ठीक है। और आगे जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको उसके आंसर देने हैं। संपत्ति संबंधी नियम किस अध्याय में है। आलस्य क्या है। 2 नंबर का, 2 नंबर का और 1 नंबर। यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ मैं। और ये आपका कुछ इस तरह से जो है स्रोत आधारित जो क्वेश्चंस है हो जाएंगे। तो इसे आप कर लेना खुद ही, ठीक है। मैं इसके आंसर्स नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपके सामने लिखे हुए, और आप इतने भी छोटे बच्चे नहीं हो कि मैं आपको इन पैसेज के भी आंसर्स आपको जो हिंदी में लिखे हुए उसको भी बताऊं, ठीक है। आप इसे देख ले, आप इसे पढ़ ले और इसके क्वेश्चंस आंसर खुद ही कर ले। मैंने वैसे बता दिया आपको, इसी के अंदर आपको इजीली मिल जाएंगे, और पहले ऊपर भी मैंने आपको बता रखा था। आगे जो आपका लास्ट आएगा वो आएगा मैप। और मैप वाला जो क्वेश्चन आएगा इसको मैंने अभी ऐसे ही दे दिया है आपको, लेकिन जो है मैप के लिए अलग से वीडियोस जो है बनाई जाएंगी, तो उसमें आपको मैप करवाया जाएगा। बाकी आप इसे देख सकते हो, कुछ इस तरह से आएगा। आपसे जो है कोई 5 नाम दे दिए जाएंगे, और उसमें से बोला जाएगा किसी 4 को आपको जो है फिल करना है। और यहाँ पे नाम दे रखा है जैसे काराकोरम, तुर्फान, हिरात, मर्व, ताशकंद। तो ये सारी चीजें आपको इसमें भरनी है। तो ये आपका पूरा का पूरा पेपर हो जाएगा, जो हिस्ट्री का है सैंपल पेपर 2022-23 का हो जाएगा, जिसे हमने खुद बनाया है, ठीक है। अभी ऑफिशियली नहीं आया है, ये हमने आपके लिए खुद बनाया है। और बनाया इसलिए जल्दी है क्योंकि आपका पेपर जो है बहुत कम टाइम रह गया है, और पेपर जो है पास आ गया है, जिससे काफी बच्चे जानना चाहते हैं कि उनका पेपर का पैटर्न कैसा हो सकता है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो हमने आपको बताया कुछ इस तरह से हो सकता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये था आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, और साथ ही कोई डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ भी सकती हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।
ठीक है, यही था आज का वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।